Professor Manoj Kapoor and our dynamic principal, Mrs. Renu Chahal here, whose contributions have made a long-lasting impact on the whole society and give the new direction to the educational pedagogy. It's a privilege to honor Mr. Deshraj Sharma, a visionary educator with the illustrious career spanning of 36 years, Director of SD Sarvhitkari Vidya Mandir Talwara CBSE Senior Secondary School, Leadership and Administrative Excellence, and General Secretary of Vidya Bharati North Zone of this country, Chairman Teacher and Teacher Education Task Force NEP 2020, HEP Government, Member of Position Paper Committee of Value Education in Curriculum Framework of National Education Policy 2020. Last but not the least, he is the National Mentor of Kendriya Vidyalaya, Navodaya and all the CBSE schools of this nation. It's a testament to his exemplary service that Mr. Deshraj has received numerous awards and accolades, including awards for cultural and social promotions through education by His Excellency G. Sunit Francis Rodriguez, an Honorable Governor of Punjab, awarded by Professor Kaptan Singh Solanki, His Excellency Governor Haryana and Punjab, for fundraising of Indian Red Cross Society Punjab. With many more awards, we feel so proud to know that Mr. Deshraj was awarded for transforming in education by Honorable President of India, Shri Pranab Mukherjee. So let's give thunderous applause to the honor. So now I request Mr. Deshraj Sharma to come and initiate the program and guide us about the new pedagogy. बड़े मैं ज़रा क्षमा चाहूँगा कि अगर आवाज़ मेरा कल से थोड़ा गड़बड़ हो गया है। प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन ट्रिपल एम के डायरेक्टर प्रोफेसर मनोज कपूर जी और एक ऐसी पर्सनैलिटी जो राजनीति के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन जो विज़न है वह समाज और राष्ट्र के प्रति कैसे ये समाज राष्ट्र हित का काम कर सके और अपना राष्ट्र कैसे सर्वोपरि बन सके, ऐसा विचार रखने वाले और 24 घंटे का मनन करने वाले अविनाश राय खन्ना जी, प्रिंसिपल मैम रेनू चाहल जी और आप सब, जिनके कारण से देश का भाग्य आपने अपनी मुट्ठी में रखा हुआ है, ऐसे सब वंदनीय और बहुत ही प्रतिष्ठित ही नहीं बल्कि आदरणीय बच्चों को पढ़ाने वाले। ये जो पढ़ाना शब्द है, ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसमें ये शब्द समाप्त हो गया, ये शब्द खत्म हो गया। बहुत सारी शब्दावली ऐसी है जो समाप्त हो गई, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ये सीनियर सेकेंडरी स्कूल हुआ करता था, हाई स्कूल है, जैसे वो ख़त्म हो गया, उसमें 5+3+3+4 आ गया। इसी तरह से कुछ और ऐसी टर्मिनोलॉजी है जो क्लासरूम के अंदर जो कुछ देने वाले लोग हैं उनके लिए समझने की ज़रूरत है। तो मैं थोड़ी सी जानकारी आपसे लेना चाहता हूँ। आपको NEP और NCF 2022 और 2023 की कितनी जानकारी अभी तक है? जो जानकारी होगी वो हम बात नहीं करेंगे, उसको छोड़ देंगे। तो अगर कुछ आपके पास वो जानकारी है तो बताएं। आपने टीवी में सुना होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा या डॉक्यूमेंट पढ़ा होगा, अगर अपने ध्यान में या किसी के लेक्चर में सुना होगा या डिस्कशन रही होगी, अगर किसी के ध्यान में कुछ बातें हैं NEP 2020 की, तो आप अगर शेयर करेंगे तो मेरे लिए बड़ी सुविधा रहेगी, उतना कम भी बोलना पड़ेगा और मेरा सहयोग भी हो जाएगा। किसी के ध्यान में कुछ भी है, बैठे 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 डिस्कशन करेंगे। सर NEP 2020 के अकॉर्डिंग जैसे आपने बताया 5+3+3+4 कर दिया गया है,
उसमें प्राइमरी जो पढ़ाई है प्राइमरी पर उस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। जैसे पहले बच्चों को था, अब ग्रेड 1, 2 तक और 3rd तक इवन वर्कशीट हो गया है, उनको पेपर नहीं आते जैसे हम लेते थे पहले, उस तरह से उनको पेपर। दैट इज द फाउंडेशन स्टेज। जी, फाउंडेशन स्टेज में ठीक, ये बहुत- सारा ऐसे चेंजेस हुए हैं। बहुत अच्छा, बहुत जी। बढ़िया, और सुंदर जी, बहुत अच्छा होगी, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी, बहुत सुंदर। टीचिंग इन मदर लैंग्वेज, हाँ 3 लैंग्वेज पॉलिसी। जी, हर स्कूल को मीन्स अब ये हो गया है कि उसकी जो, जैसे हम पंजाबी में बोलते हैं माँ बोली, उस स्टेट की लैंग्वेज में उसको पूरा का पूरा जैसे पढ़ाया जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, सबसे मीन्स आगे रखा जाता है। मदर टंग को। हाँ जी, मदर टंग। बहुत अच्छा। और जितनी कहीं जानकारी है सर, करिकुलम एक्टिविटीज भी ऐड हुई हैं काफ़ी। हाँ जी, ठीक, रेमेडियल टेक्निक्स एंड उस पे क्रिटिकल थिंकिंग थ्रू डिफरेंट ऑडियो विजुअल टेक्निक्स एंड क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग, बहुत सुंदर, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। ठीक है। इसका मतलब आप तो काफ़ी जानकारी आपको है, तो मैं कुछ फंडामेंटल बातें करूँगा, उसमें से आपको मुझे बोलते बोलते भी टोकना और पूछ भी सकते हो, मतलब क्रॉस भी कर सकते हो क्वेश्चन, कोई ऐसी बात। जैसे ही स्ट्रक्चर चेंज हुआ, उसके पीछे एक विचार है, और वो विचार है भारत का विचार, एजुकेशन सिस्टम में। अभी तक की जितनी पॉलिसीज़ हैं, चाहे वो 48 का है कमीशन, चाहे 52 का है, चाहे वो 64 वाला है, या 86 का है, या 92 का है, या 2005 का करिकुलम है, इसके अंदर इसको अगर समझना होगा तो उसका एक इंटरव्यू है 64-66 की पॉलिसी के जो चेयरमैन थे DS कोठारी, जोधपुर का एक इंटरव्यू है, शायद मिल जाएगा आपको, सर्च करोगे तो। जब वो पॉलिसी बनी तो पत्रकारों ने उनसे पूछा था कि आप चेंज क्या लाना चाह रहे हो भारत की शिक्षा में, तो उन्होंने एक उत्तर दिया था, वो हम सब के लिए समझने वाला है। उन्होंने कहा है कि अभी तक जो भारत के वैचारिक हैं शिक्षा जगत में, उनका जो सोचने का केंद्र है वो यूरोप है। इस डॉक्यूमेंट के माध्यम से हम प्रयास कर रहे हैं कि उनका सोचने का केंद्र भारत बने। ये उनके इंटरव्यू की बात है जोधपुर के। अब ये जो केंद्र भारत है, तो इस पॉलिसी के अंदर प्रारंभ ही यहाँ से हुआ है। इसके प्रारंभिक पहरे के अंदर है कि जो भारत की प्राचीन पद्धति है, जो ट्रेडिशंस हैं, परंपराएं हैं, उन परंपराओं के अंदर जो सीखने की कलाएं थी, तब भारत विश्व गुरु था, दुनिया को लीड करने वाला राष्ट्र था। इस शिक्षा नीति के अंदर वो जो भारत की परंपराएं हैं, फिर उसने रेफरेंस दिए अंदर, गार्गी का दिया है, बहुत सारे आर्यभट्ट का दिया है, ऐसे बहुत सारे, केमिस्ट्री का अलग दिया, मैथमेटिक्स का अलग किया, सोशल साइंस वालों के अलग दिए, उसने रेफरेंस दे रखे हैं ऐसे। जब हमारी क्लासरूम के अंदर इस तरह की वर्किंग आएगी, लेकिन ये वर्तमान प्रेजेंट क्या सिचुएशन चल रही है उससे जोड़ सकेंगे, और उसका विजन ग्लोबल का बने, विश्व को कल्याण का बने। विचार हमारा ट्रेडिशनल, वर्तमान से उसको जोड़ना, और जो जोड़ रहा है उसका विजन जो है वो ग्लोबली हो, कि दुनिया की समस्याएं क्या हैं, उसके लिए 21st सेंचुरी स्किल्स को इंक्लूड करते हुए उनके माध्यम से छात्र बच्चे को तैयार करना है। अब एक समस्या है, क्योंकि यहाँ हम सारी पॉलिसी तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आपकी क्यूरियोसिटी ऐसी बन जाए कि हम इसको करेंगे, तो मैं 2-3 रेफरेंस साथ में देता जाता हूँ। अब इसमें समस्या क्या है, मनोज जी तो एजुकेशन और कॉलेज के एजुकेशन से आए हैं, तो उनका तो विज़न बड़ा क्लियर है। नहीं तो आज देश में क्या है, जो सरकार के अंदर और गैर सरकार के अंदर जो प्रबंध तंत्र है, वो हमारा 19वीं शताब्दी का है।
जो हमारा टीचर्स है, जो क्लासरूम में जा रहा है आज, वो 20th सेंचुरी का है, और जो बच्चा 3 साल का आ रहा है वो हमारा 21st सेंचुरी। अब इन तीनों के गैप को कवर कैसे करें, ये बहुत बड़ी चैलेंज है। इस चैलेंज को मीट भी कैसे करना है, ये कैसे होगा। फिर उसके अंदर उसने इन सारी बातों पर जब विचार किया, तो उस विचार के अंदर ये जो आपने एक्टिविटी की बात कही, तो पहली बात थी कि इस पॉलिसी का जो सबसे बड़ा काम है वो 3 से 6 वर्ष का एज ग्रुप जो था उसको स्कूल में एंटर किया। ये लाखों प्रतिभाएं ऐसी थी जो बालवाड़ियों में या कई घरों के अंदर रहती थी। अब बच्चे का सोचने का स्तर पिछले हर 15 वर्ष के बाद चेंज आ जाती है, जनरेशन चेंज हो जाती है, काम करने के तरीके बदल जाते हैं, सोचने के तरीके बदल जाते हैं। तो उन बच्चों को एंटर किया और एक शब्द और जुड़ गया, वो है 0 to 3। 0 क्या अर्थ? पैदा हुआ बच्चा। अभी पैदा नहीं हुआ, जब वो गर्भ में आएगा अब उसकी भी शिक्षा है। ये बहुत बड़ा काम है। गर्भाधान के समय में, प्रेगनेंसी पीरियड के अंदर माँ और पिता को क्या करना है, क्या सीखना है, ये भी इसका पार्ट है। सिर्फ 0 to 3 और 3 to 6 ये पार्ट बन गए। अब 0 to 3, 3 to 5, 6 to 8, ये 3 इसको कहा गया बाल वाटिका। उसका अलग परिसर हो, उसका प्रबंधन अलग हो, उसको घर जैसी सुविधा हो। तो एक तो ये इसमें बदल है। अब इसमें करना क्या है, जिसको आपने फाउंडेशन स्टेज कहा, इसमें कहीं भी लिखने का काम नहीं है। वैसे भी आप सारे, आप में से लैंग्वेज वाले कौन कौन है? भाषा सीखने का क्रम क्या है? सीक्वेंस बनानी हो भाषा सीखने की तो कहाँ से शुरू होती है? भाषा का एक क्रम है। सबसे पहले है सुनना। भाषा का पहला फंडा है बच्चे को सुनना आना चाहिए, सभी को सुनना आना चाहिए। अच्छा वक्ता वो है जो अच्छा श्रोता है, अच्छा विचारक वो है जो सुनता ज़्यादा है, अच्छा चिंतक वो है जो सुनता ज़्यादा है, मनन ज़्यादा करता है। तो भाषा पहले सुनी जाती है, फिर बोली जाती है, फिर जाकर लिखी जाती है। और हम क्या करते हैं, अब इसके पीछे उसने एक लॉजिक रखा हुआ है, उसी एनईपी के डॉक्यूमेंट में मिलेगा। बाल मनोविज्ञान कहता है कि किसी भी बालक का बुद्धि का विकास 85% 8 वर्ष की आयु तक हो जाता है, उसके बाद नहीं बढ़ती वो। उसके बाद वो विकसित होती है, बुद्धि बढ़ती नहीं है, वो डेवलप होती है, और वो 15% का स्कोप रहता है बाद में। तो लिखना एक ऐसी प्रक्रिया है कि अगर किसी को डम्मी बनाना है, किसी के बुद्धि के स्तर को गिराना है, तो उसको खूब लिखाओ। सोचने का कम मौका दो, लिखने का ज़्यादा मौका दो, वो व्यक्ति गया। तो भारत की जो प्रतिभा इस षड्यंत्र में समाप्त हो जाती थी, उसको बचाने का प्रयास है। तो कहा फाउंडेशन में कोई लिखने का काम नहीं होगा। तो क्या होगा? अभी बहुत बड़ी चैलेंज है इम्प्लीमेंटेशन की। जो हमारे पास स्टाफ है वो तो आया है लिखने वाले ग्रुप से, मेरा और आपका कसूर थोड़ी है, हमें पढ़ाया ऐसा है, हमें जैसे कराए हम तो वही बताएंगे। तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि ये जो गतिविधियां हैं, एक्टिविटीज़ हैं, तो उसने 2 शब्द लिखे हैं। एक है पंचकोश, एक है पंचपदी, और उसके साथ जोड़ दिया उसने होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी कि 360 डिग्री उसके रिपोर्ट कार्ड। अब ये क्या है, जब वो समझ आएगा तो गतिविधियां अपने आप बन जाएंगी। पंचकोश आपको अगर बहुत डिटेल जाना है तो तैंतरीय उपनिषद में जाना, ब्रह्मावली के अंदर तैंतरीय उपनिषद में, वहाँ शिक्षा के 3 चैप्टर हैं, 3 भाग हैं, उसमें एक ब्रह्मावली है।
उसमें वो लिखता है, उसमें संवाद है शिक्षा का, बिल्कुल वही पैटर्न इसमें लिया गया है, 100% वही लिया गया है। तो उसके अंदर बच्चे का पहले, अब आप देखेंगे फाउंडेशन के 4 डोमेन हैं सिखाने के, 4 डोमेन। पहला डोमेन है फिजिकल का। तो फिजिकल में वो क्या करता है, अगर 3 साल के बच्चे को न्यूट्रिश वैल्यूज का लाइकिंग बन गई, उसको पता नहीं क्या होती है न्यूट्रिश फूड क्या होता है, वो नहीं जानता, लेकिन उसकी लाइकिंग बर्गर की नहीं रही, दूसरी उसकी लाइकिंग वो न्यूट्रिश बन गई, तो आपने उसको समझा ठीक सिखा दिया। ऐसे वो जो पहला फिजिकल का है, उसके फिर उस डोमेन के अंदर अगर आप करिकुलम 22 वाले में जाएंगे तो उस पर CG लिखा होगा, करिकुलम गोल, आगे उसकी कंपिटेंसी बनाई होंगी। अब टीचर को क्या करना है, उन कंपिटेंसीज को विकसित करना है। जब वो कंपिटेंसी पढ़ेंगे आप तो सारी बातें ध्यान में आएंगी, हर कंपिटेंसी पर एक्टिविटीज़ बनेंगी, हर कंपिटेंसी पर। ये है फाउंडेशन तक का, ठीक, लंबा है, हम छोटी छोटी बात करेंगे। दूसरा हिस्सा आता है फिर प्रेपरेटरी, हाँ, फिर बाल वाटिका का एक दूसरा हिस्सा आता है, भाग 0 से 3 1, अगला भाग 3 से, यानी कि जिसको क्या कहेंगे आप, LKG नर्सरी, LKG UKG, जो भी नाम देंगे, यानी कि 3 साल का बच्चा, 4 साल का, 5 वर्ष। यहाँ कुछ लिखाना नहीं है। अब आया शिशु वाटिका भाग 2 का, जो 0 से 3 को हम भाग नहीं मान रहे हैं, वो एक सेपरेट हिस्सा है। उसमें फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, 7 साल का 6 साल का बच्चा और 7 साल का बच्चा। उसमें वो कहता है, उसमें अगर आपको पढ़ना है पूरा तो उसमें एक निपुण भारत का एक डॉक्यूमेंट है, आप नेट से निकाल सकते हो, उसको पढ़िए। उसमें सारी डिटेल है, 2 वर्षों में क्या करना है। उसके अंदर वो कहता है, इसमें लिटरेसी और न्यूमरेसी 2 बातें करता है। बच्चे को अंक ज्ञान देना है और भाषा का ज्ञान देना है, 2 काम करने हैं सिर्फ। अब अंक ज्ञान के उसमें लिखने का काम शुरू होता है 6 साल की उम्र में, लेकिन कैसे लिखाना पहले, जैसे माना अंक ज्ञान 99 तक, तो उसको क्या आना चाहिए पहले, क्या उसका शेप पहचान ली उसने। जैसे माना इस रूम में बच्चा बैठा, तो ये शेप कौन सी है, ये हाइट कितनी होगी, ये ऐसी जनरल चर्चा है, बच्चे मेजरमेंट कर रहे हो आप स्केल के साथ। तो बच्चे को बेसिक ज्ञान देना है, तो फिर उसके बाद जब उसको समझेगा, फिर वहाँ से अंक ज्ञान लिखना शुरू करना है। फॉरवर्ड, बैकवर्ड, 99 से उल्टा लिख रहा है, दूसरा, ऐसा उसने फिर सारा दिया है। तो उसमें अब ये सारा का सारा सीखने का 100% एक्टिविटी बेस्ड है, 100%। आप ग्राउंड में ले जाओ, अब मैथ कैसे सिखाना है, आप घर के कमरे दे दो, आप डाइनिंग टेबल पर कर लो, क्लासरूम के अंदर कर लो, जो जो भी कुछ ज्ञान से संबंधित बातें। फिर उसने एक शब्द लिखा है 5वीं तक के बच्चों के लिए, उसका शब्द लिखा उसने, वर्ल्ड अराउंड अस। इस बच्चे का एक संसार है, वो संसार क्या है वो ही पढ़ाना सिखाना उसको, जो उसका संसार है, इसके बाहर नहीं जाना, उसको यूरोप के दर्शन नहीं कराने, उसको अमेरिका नहीं बताना, उसको कंफ्यूज नहीं करना, उसको अपने संसार में जीने देना है। संसार में फिर उसने एस्थेटिक वैल्यूज़ की बात की है, फिर उसने मॉरलिटी की बात की है, फिर उसने मेंटल डेवलपमेंट की बात की है, फिजिकल की बात की है। ये सारी बातें इस डोमेन के अंदर आती हैं। तो वो कहता है कि इसमें वनस्पतियाँ भी हैं। अब आपने बच्चे को, वनस्पतियाँ हैं, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, पशु हैं, मनुष्य है, इसके बारे में उसको सेवा भाव सिखाना है। सेवा भाव, वो अपने आप उसको आत्मसात कर लेगा। जब माना एक वृक्ष के साथ वो बातें कर रहा है, उसको सहला रहा है, उसको वो किस कर रहा है, और एक उसको खाने के लिए कुछ पानी दे रहा है, कुछ डाल रहा है। अब आपने ये बताना नहीं है कि ऐसे करो, ये कहता है, ये लर्निंग कहाँ शुरू होगी। अगर टीचर ने बता दिया तो आप लर्निंग नहीं करा रहे, वो क्रैमिंग होगी।
आपने सिचुएशन देनी है, उस सिचुएशन में बच्चा किसी का मन आएगा वो देखेगा नहीं, किसी का आएगा वो बैठेगा। तो आपको ऑब्जर्व करना है, उस ऑब्जर्वेशन की हिस्ट्री आपको तैयार करनी है, उसकी फाइल तैयार करनी है बच्चे की। अब उससे क्या होगा कि आपने बच्चे की रुचियों को समझना शुरू कर लिया। ये सारा काम अपने को फाउंडेशन में करना है। अब कक्षा 3, 4, 5 जिसको प्रेपरेटरी कहा उसने, उस प्रेपरेटरी के अंदर उसको सब्जेक्ट्स दिए 4। अब सब्जेक्ट आ गए। अब इसका एक ऑब्जेक्टिव लिखा उसने, पर्पस ऑफ फाउंडेशन, स्कूल को आने की तैयारी करवानी। उसका मकसद इतना है कि बच्चा स्कूल, और प्रेपरेटरी को बोला पढ़ने की तैयारी करवानी, सीखने की तैयारी करवानी। यानी कि मिडिल में जो सब्जेक्ट आगे जाएंगे वो प्रेपरेटरी में करना है। अब यहाँ भाषा फार्मूला लागू हो गया। इससे पहले भाषा फार्मूला नहीं है, वहाँ मदर टंग है। अब भाषा फार्मूले में उसने R1, R2, R3 ऐसा उसने एक भाषाओं का समूह बनाया हुआ है। R1, R2 एंड R3। R1 के अंदर उसकी जो मातृभाषा है, मातृभाषा है, वो आएगी। R2 में प्राइमरी तक जो पढ़ानी है 5वीं तक, वो कॉन्स्टिट्यूशन की 8th शेड्यूल में जो 22 भाषाएं हैं उनमें से एक भाषा लेनी है। कंपल्सन नहीं है भाषा की कहीं भी। ये जो अभी भी तमिलनाडु वाले शोर मचा रहे हैं वो झूठ बोलते हैं, पखंडी लोग हैं। यहाँ कहीं कंपल्सन नहीं है, हर स्टेट के लिए, हर बच्चे के लिए ओपन है। तो वो कहता है फिर उस 8वीं शेड्यूल से एक भाषा उठा लो, कोई भी। मदर टंग तो रहेगी, पंजाब में पंजाबी तो रहेगी, लेकिन एक भाषा चुन लो कौन सा। और कहता है 9th के अंदर एक फॉरेन लैंग्वेज, 6ठी से एक क्लासिकल लैंग्वेज होगी, क्लासिकल लैंग्वेज के बाद 9th से एक फॉरेन लैंग्वेज होगी। ये भाषा फार्मूला है। और इसमें इंग्लिश में पढ़ाना है या इंग्लिश लगानी है। कोई नहीं चाहता इंग्लिश लगाना, ना लगाए, क्योंकि वो 8th शेड्यूल की उसको कोई 3 भाषाएं पढ़ानी है, कोई भी पढ़ा दे। इतनी स्वतंत्रता भाषा के अंदर इस देश में कभी नहीं हुई। उसका एक कारण है, फिर उसमें शब्द लिखा है। ये जो 8th शेड्यूल की 22 भाषाएं हैं, हम इनको क्या कहते हैं आम बोलचाल में? इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज या हिंदी नेशनल लैंग्वेज और पंजाबी को। लेकिन ये गलत शब्द है, इसको हम ठीक करेंगे आज से। जितनी 8th शेड्यूल में भाषाएं हैं वो सारी नेशनल लैंग्वेज हैं। इस शब्द को ठीक करना है। ये जो भाषाओं का भ्रम है, तो ये 8th शेड्यूल की भाषाएं हमारी नेशनल लैंग्वेज हैं, इंग्लिश हमारी फॉरेन लैंग्वेज है। इंग्लिश पढ़ाने में कहीं मनाही नहीं है, किसी स्टेज पर भी मनाही नहीं है। लेकिन एक बात है, लर्निंग के लिए जहाँ जहाँ उस बच्चे की ज़रूरत है तो उसमें उसने फिर बोलियों की बात की है। ये जो मदर टंग शब्द बोलता है तो वो बोली को बोलता है, वो भाषा को नहीं बोलता। इस देश में लगभग, पूरे दुनिया में लगभग 6000 से ज़्यादा बोलियां हैं। अपने देश में भी 700-800 बोलियां हैं। पंजाब में देखो कितनी बोलियां। आप होशियारपुर से तलवाड़ा की ओर चलेंगे तो ये बोली अलग से, कंडी की बोली अलग से आपको नज़र आएगी। पटियाला में जाएंगे तो बोली अलग नज़र आएगी। ये बोलियां हैं, ये भाषा नहीं है पूरी। तो वो कहता है कि फाउंडेशन को बोली तक पढ़ समझाइए बच्चे को, उस बोली का प्रयोग कीजिए। लेकिन क्यों करना है उसका लॉजिक्स टीचर को समझाना चाहिए। वो लॉजिक है कि बहुत सारे ज्ञान का खजाना भाषाओं में छुपा है। उस समय के लोगों ने जो जो काम किया है ज्ञान का, वो उस बोली के अंदर, उस भाषा के अंदर है। यदि हमारा टीचर उस बोली को क्लासरूम में नहीं ले जाएगा तो बच्चा इतने बड़े ज्ञान से वंचित हो जाएगा। ये लॉजिक है उसका सीखने के लिए। तो इस ढंग से फिर प्रेपरेटरी में आपका मैथ आ गया, लैंग्वेज 2 आ गई है, और वर्ड अराउंड EVS आ गई है, और फिजिकल एजुकेशन आ गई। ये सारा अब पढ़ाने की यहाँ हम थोड़ा सा एक डिस्कशन करके, उसमें पढ़ाने में उसने फिर कहा कि जब हम पढ़ाएंगे तो इंटीग्रेशन चाहिए। इंटीग्रेशन मीन
जब आप साइंस पढ़ा रहे हो तो आप समझ लो भाषा भी पढ़ा रहे हो, जब आप भाषा पढ़ा रहे हो तो आप मैथमेटिक्स भी पढ़ा रहे हो, ये इंटीग्रेशन चाहिए। तो उसने इंटीग्रेटेड वर्ड प्रयोग किया है और ये +2 तक किया हुआ है, अप टू +2। तो जो इंटीग्रेशन है, फिर इंटीग्रेशन के लिए उसने कहा इस फाउंडेशन ऑफ प्राइमरी की जॉयफुल लर्निंग चाहिए। अब जॉयफुल, और मज़ेदार बात है कि बार पूरा डॉक्यूमेंट PhD तक, डॉक्टरेट तक कहता है रिसर्च बेस्ड लर्निंग। 3 वर्ष का बच्चा, जब मैंने कहा उसको बताना नहीं है तो इसका वो रिसर्च कर रहा है, फिर तो रिसर्च बेस्ड लर्निंग शब्द कहा हुआ उसने। और जो मैंने कहा पहले शुरू किया कि अब शब्द ख़त्म हो गया, हम पढ़ा रहे हैं, अब वो शब्द हो गया लाइफ लॉन्ग लर्नर बना रहे हैं। उसको लर्नर बनाना है, पढ़ाना नहीं है। और लर्नर कैसा बनाना है कि वो 90 वर्ष की आयु में भी उसकी वृत्ति ऐसे बने कि वो नया सीखता रहे। ये स्कूल का काम है, लाइफ लॉन्ग लर्नर। तो एक तो मोटा मोटा ये बातें इसके अंदर है। मिडिल के अंदर फिर जाकर एक नया सोचता है कि हर बच्चा, लिखो 3L, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। हाँ 3L नहीं, बस मैं इसको ऐसा लिखो 3L, ट्रिपल लाइफ लॉन्ग ट्रिपल L। हाँ ये तो अपनी पेपर में बोल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अब 6th में क्या चेंज आ गई जो आपको यहीं से लागू करनी है इस अप्रैल से ही, वो है स्किल प्री वोकेशनल। 6ठी से हर बच्चे को एक सब्जेक्ट चुनना है, चाहे आप AI चुन लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग ले लो या कुछ भी ले लो, हर बच्चे को एक स्किल आनी चाहिए। यानी कि उसको हाथ से उसका सोर्स ऑफ अर्निंग बनना चाहिए, यहाँ से भी शुरू हो जाए सीखने की। वो हाथ से काम करे, अपने दिमाग से काम करे और वो मार्केट में जाए। किस क्लास से? 6th क्लास से। एक ये मेजर चेंज है। उसके लिए उसने कहा 10 डे बैगलेस वर्किंग, 10 दिन फिर उसको इंडस्ट्री में लेकर इंटर्नशिप लगानी है उसकी, या इंडस्ट्री को स्कूल में बुला लो जो आपने उसको वोकेशन दिया, या फिर बच्चे को वहाँ ले जाओ। ये 10 डे इंटर्नशिप है, उसको उसने बैगलेस डे बोला। ठीक है जी। तो ये मिडिल में एक मेजर चेंज है, बहुत बड़ी चेंज है। जब आप 9th में आ जाएंगे तो 9th ऑनवर्ड बहुत बड़ा बदल हो गया। सबसे बड़ा बदल हो गया कि देयर इज़ नो स्ट्रीम, देयर विल बी द बास्केट ऑफ द सब्जेक्ट। आपने 1 2 3 4 5 बास्केट बना दी, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स रख दिए। बच्चा एक कोर सब्जेक्ट लेगा, बाकी उस बास्केट में से जो सब्जेक्ट हैं वो उसकी रुचि के अनुसार उसको पढ़ाने हैं। लाइक मेजर माइनर। ये 9th से है। अब बच्चे की रुचि क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसको जाना किस फील्ड में है, तो कहता है उसको वहाँ से 9th में करियर का पता लग जाना चाहिए। वो इसलिए चुनना है कि अब उसने अपने करियर की ओर बढ़ना है। उसका पर्पज उस शिक्षा का ये है कि अब वो प्रोफेशनल करियर को बनाने के लिए 9th में आ गया। 8th में उसने स्किल सीख ली, प्राइमरी में उसने सब्जेक्ट का नॉलेज ले लिया, फाउंडेशन में स्कूल के लिए इंटरेस्ट बना लिया। ये हर स्टेज का एक ऑब्जेक्टिव है। अब 9th में अब वो करियर कॉन्शियस हो गया है। तो इवन देन अगर उसको B.Ed करनी है, टीचर बनना है, तो वो सब्जेक्ट उसको 9th से चुनना होगा। फिर उसने उसको जो इंटीग्रेटेड कोर्स कहा 4 ईयर, वो ये है। वो अब जब फ्री और मजेदार, उसको कंटेंट किताबों का लगभग 40% कम कर दिया, कंटेंट कम कर दिया। ये जो पुस्तकों का भार है इसको हल्का किया और इतना फ्लेक्सिबल बना दिया कि बच्चा 10th में 2 बार एग्ज़ाम दे सकता है। माना उसने अभी मार्च में एग्ज़ाम चल रहे हैं, उसके 80% मार्क्स आए और 10 बच्चे चाहते हैं मैंने दोबारा देना, तो उसके लिए ऑप्शन है, उसकी ब्रेक नहीं है कहीं भी। वो बोर्ड एग्ज़ाम अरेंज करेगा, 2 एग्ज़ाम बोर्ड लेगा 10वीं में।
वो कुछ बदल करके करना चाहता है, वो क्या करना चाहता उसका शेड्यूल क्या होगा एग्जाम का, 2 एग्जाम का? है। सितंबर अक्टूबर में आएगा। 1 सितंबर अक्टूबर नहीं, मार्च में होगा मेन एग्जाम। हाँ, मेन मार्च में, उसके बाद सितंबर। वो तो इम्प्रूवमेंट होगा एक तरह की। इम्प्रूवमेंट एक हो उसको, लेकिन पहले ये था कि उसमें वो सब्जेक्ट भी चेंज कर सकता है। कर सकता है ना, फ्लेक्सिबिलिटी है, उसकी चॉइस है, यानी कि उसको फ्लेक्सिबल रिलैक्स किया है उसको। मुझे लगता है ये सब्जेक्ट मेरे से नहीं चल रहा है, तो बदल है यार, कोई बात नहीं। तो ये एक सिस्टम इसमें चेंज है, ठीक है जी। तो इसके साथ वो अपने प्लस 1 भी जो भी होगा उनको कैरी ऑन कर सकता है। कैरी ऑन करेगा। फिर हायर एजुकेशन में वो यहाँ टॉपिक ने हम करेंगे, मल्टीपल एग्जिट एंड एंट्री कर दी, वो इस विषय को छोड़ देते हैं यहाँ। तो कुल मिलाकर इन चारों स्टेजेस के अंदर इस तरह की कुछ मोटी मोटी बातें। अब इसमें 2 बातें अपने को और जोड़नी है। पहली बात है कि पेडागोजी क्या होगी, इंटायरली चेंज हो वो पेडागोजी में है। पेडागोजी पढ़ाने का था, जैसे माना आप लेसन प्लान बनाते थे, तो हम लेसन प्लान क्या बनाते रहे बीएड में? नंबर 1 टॉपिक, सब टॉपिक, टाइम, एंड देन ऑब्जेक्टिव, एंड देन लास्ट में जाकर। अब वो कहता है ये काम नहीं चलेगा। जब आपने सब टॉपिक लिखा तो आपको लर्निंग आउटकम लिखना है, उसके मुताबिक प्लान करनी है। जब आप पीरियड छोड़ेंगे तो जो आपका लर्निंग आउटकम है वो हर बच्चे को मिनिमम वो आना चाहिए, नहीं तो वो टीचर सफल नहीं है। ये चेंज है, मेजर चेंज है कि उसको अज्यूम करना है, उसके मिनिमम लर्निंग स्टैंडर्ड भी दिए उसने, ये मिनिमम आना ही चाहिए। और आपको पता है, आपने पता नहीं उसकी रिपोर्ट पढ़ी है असर की कि नहीं, हर 3-4 साल एक टेस्ट होता है ना, अब तो प्राइवेट स्कूल भी इन्वॉल्व हो गए, गवर्नमेंट में होता था। उसकी हालत ये है कि जो बच्चा 7वीं 8वीं में पहुंच गया, जो उसको क्लास 1 में करना चाहिए था वो नहीं आता वहाँ पर, तो उस पढ़ाने का फ़ायदा। और ऐसा 80% बच्चों के साथ है देश के। तो उसने क्या कहा कि जब आप 35 या 40 मिनट का पीरियड ले रहे हैं तो सब टॉपिक आपको वो बनाना पड़ेगा जो आपने आउटकम, जो आप रिकैप्चुलेट करते थे, तो उस रिकैप्चुलेशन में, उस टेस्टिंग में वो मिनिमम लेवल आउटकम का आ जाना चाहिए। एक तो ये चीज़ है। दूसरा चेंज है कि उसने उसका शब्द दिया है, 4-5 शब्द लिखे हैं उसने, गेमिफिकेशन, आर्ट इंटीग्रेशन, ऐसे शब्द लिखे। ये क्या है? आपने उसको थिएटर के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से, गीत विकसित करने के माध्यम से, डांस तैयार करने के माध्यम से सिखाना है। 8th तक तो ये अभी इसकी स्टेज है, एक्टिविटी जो आप बोल रहे हैं। फाउंडेशन में 100%, प्रेपरेटरी में 75%, मिडिल में 50% और सेकेंडरी में 25% एक्टिविटीज़ होंगी। उसने एक, वहाँ पर आप जाएंगे तो उसने नक्शा बनाया, उसमें वो सर्कल में उसने शो किया हुआ सारा। ये एक पेडागोजी का पार्ट रहेगा। तो पेडागोजी अप्रोच के लिए अब हर व्यक्ति को कुछ चीज़ें सभी को आनी चाहिए। गीत गाना सभी को आना चाहिए, खेलना सभी को आना चाहिए, डांस करना सभी को आना चाहिए, आर्ट करना सभी को आना चाहिए। आपने बायोलॉजी केमिस्ट्री सिखानी है तो ज़रूरी नहीं टेक्स्टें पढ़ानी है, आप आर्ट के माध्यम से भी पढ़ा सकते हैं। ये कंपल्सरी सब्जेक्ट फॉर ऑल टीचर्स है, उसका अभ्यास करना है। हर टीचर को गाना आना चाहिए, आना चाहिए। माना आपने न्यूमेरिकल के सिखाने, या माना आपने कोई फार्मूला सिखाना है, तो आप गीत गाकर सिखाइए ना, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी हो जाओ वहाँ पर। आपको एक स्टोरी बनाना पड़ेगी, तो वो कहता है कि वो स्टोरी टेलिंग मेथड, ये पेडागोजी की चेंजेस हैं। तो आप टेक्स्ट बुक, और अच्छा मुझे याद है कि हमारे शिक्षा संस्कृत थान्यास के 2013-14 में वो तलवाड़ा एक वर्कशॉप लगी, तो उन्होंने क्वेश्चन किया कितने टीचर हैं जो बुक लेकर क्लासरूम में जाते हैं। हमारे पास एक भी नहीं था।
उन्हें कहा चलो नहीं जाते, अगले 1 साल तक कुछ हो सकते हैं। 3 टीचर हुए। किसी टीचर को किसी भी तरह की किताब क्लासरूम में ले जाने की ज़रूरत नहीं है यदि वो सही मायनों में टीचिंग के लिए आया है। वैसे आया है दिहाड़ी लगाने के लिए तो जो मर्जी ले आए। क्यों जी? क्योंकि किताब की ज़रूरत ही नहीं है। किताब तो और आजकल 21st सेंचुरी का बच्चा बोलता है फिर तेरे पास काहे को आना है, वो तो है घर में मेरे पास किताब, ये तो मैं घर में बैठ कर ही पढ़ लूँगा। क्यों जी? हमें क्या करवाना है? अब इन सारे पढ़ाते समय वो कहता है 5 ऐसे सब्जेक्ट दिए हैं, वो हर सब्जेक्ट के साथ होंगे 5। उसको वो क्रॉस कटिंग थीम बोलता है। क्रॉस कटिंग लिख सकते हो आप। दाल मखनी। जैसे इन्वायरमेंट, आप जब भी पढ़ा रहे हो आपको इन्वायरमेंट के बारे में जानकारी देनी लेनी है। उसने फिर लिखा है मिनिमम कितनी देनी है, फाउंडेशन में कितनी देनी है, वो आपको थोड़ी मेहनत करना पड़ेगी। वो बड़ा मेहनत का काम है क्योंकि उसने इकट्ठा दे दिया चैप्टर। बाकी तो सब्जेक्ट वाइज अलग अलग दिए हैं एनसीएफ में। क्रॉस कटिंग उसने सभी के, वो आपको छांटी करना पड़ेंगे वहाँ से, फाउंडेशन के अलग, प्रेपरेटरी के अलग, मिडिल के, सेकेंडरी के। इसी तरह से आपको नॉलेज ऑफ भारत, हर टॉपिक में भारत का ज्ञान इसके बारे में क्या कहता है, ये हर टॉपिक के, सब टॉपिक के हर सेंटेंस के साथ बताना होगा। तो इसका अर्थ हो गया कि आपको स्वयं को भी भारत को, ये बड़ी समस्या है। मेरा परिचय कराया ना, मैं वहाँ चेयरमैन हूँ उस कमेटी का, जो ये टीचर के रूल बनते हैं और पेडागोजी हिमाचल सरकार ने। तो हम बैठे, बड़ी शुरू में तो बड़ी मीटिंगें ली, अभी भी पिछले 5-6 महीने पहले भी एक छोटी सी मीटिंग थी। तो सेक्रेटरी तो बड़े तेज होते हैं, तो मिनिस्टर हमारा मित्र थे, तो उन्होंने मुझे कई बार फ़ोन कर देना कि आप सीधा शिमला सेक्रेटरीट आ जाओ तो मैं सारी टीम को बिठा दूंगा। अब वो हमारे जैसे व्यक्तियों को कहाँ नज़दीक आने देते हैं। मिनिस्टर से तो मित्रता इसलिए हो गया, सेक्रेटरी तो बोलते भाई हम तो राजा लोग हैं, सारा कुछ दुनिया का सब कुछ हम ही जानते हैं। मिनिस्टर ने अपने घर में ब्रेकफास्ट पर मीटिंग कराई, कई पापड़ बेले उसने। लास्ट में एक दिन मैंने कहा ऐसे करो वाइस चांसलर को ही बुला लो और हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन को इकट्ठा कर लेते हैं। तो उनका वो एसपीडी होता है, HAS, उसके पास कुछ काम अलग हैं, समग्र शिक्षा का काम है, और IAS जो सेक्रेटरी है। तो मैंने कहा, गोविंद जी थे, मैंने कहा गोविंद जी टाइम वेस्ट हो रहा है, इस पर टाइम लगाने के बजाय हम अगर सीधा सीधा इंस्टीट्यूशन में टाइम लगाएंगे तो रिजल्ट ज़्यादा मिलेंगे। कहते नहीं छोड़ना थोड़ी है। तो मैंने कहा ऐसा करो फिर पहले ये जो आपने इतनी बड़ी मीटिंग रख ली, पहले हमारी छोटी मीटिंग करा देना अलग से होटल में, वहाँ रख ली उन्होंने। तो जैसे रखी, अब मैं समझ गया था कि सेक्रेटरी अपने मिनिस्टर के सामने अपनी बेइज्जती कि मुझे नहीं आता, ये नहीं वो सुनना चाहता, ये उसकी टोन समझ आ गई थी। तो हमने कहा प्रशंसा कर देंगे और क्या, तारीफ कर देंगे, मतलब तो काम का ही है। आप यकीन करें, और ये तय हुआ कि मुझे बोलना है, बाकी आपने रिपोर्ट देनी है कि 6 महीने में क्या क्या किया और आगे क्या करना है वो मेरा तय किया उन्होंने, मैं बोलना है। वहाँ तो उसने हाँ जी ठीक है सर ऐसा करेंगे। जैसे बैठे तो उसने संभाली सेक्रेटरी ने स्टेज, हमें कहाँ बोलने दे। मिनिस्टर ने उसको रोका, कहते आप रुकिए अभी, अगर ये सब कुछ कर लिया, कहते हाँ हमने तो सारी 100% पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर दी। मैंने धीरे से बोला, सारे हाउस में नहीं, उस वक्त राजीव शर्मा थे मेरे ख्याल सेक्रेटरी। मैंने कहा मिनिस्टर साथ था, मैंने मिनिस्टर कहा, उनको कहा गोविंद जी को, इनसे इतना पूछ लो कि सारी शिक्षा का आधार नॉलेज ऑफ भारत है, तो जब आप फ्रेमवर्क करेंगे, टेक्स्ट करेंगे, पेडागोजी बनाएंगे, तो भारत के ज्ञान वालों के 25 लोगों की सूची दे दो, बस इतना काम कर दो। 25 थ्रू आउट द हिमाचल, आप उनकी एक लिस्ट दे दो, हम उनसे देख लेंगे उनको कितना क्या क्या आता है, हम समझ लेंगे। तो समझ लो आपने पूरा कर दिया काम, क्योंकि पहले पैरे में लिखा है कि भारत के प्राचीन ज्ञान की परंपराओं के आधार पर, तो मूल तो वो है। तो उन्होंने कर दिया क्वेश्चन, कहते लिस्ट बन गई आपके पास? नहीं सर हमें पता ही है आपको। हमने कहा भी आप थोड़ी कर सकेंगे, लिस्ट होनी चाहिए, उन व्यक्तियों की मीटिंग बुलाओ, उनको देना सब कुछ। फिर उसको पता लगा कि नहीं इनको सारा पता है,
मुझे पता नहीं है, इनको जड़ का ही पता है। फिर मुझे कहते हैं हाँ जी बोलिए बोलिए आप बोलिए। तो ये हालत है। इसलिए जब ये क्रॉस कटिंग थीम हमने पूरा करना है तो ये जो फैकल्टी मेंबर हैं, हमें नॉलेज ऑफ भारत वहाँ पर जाना ही पड़ेगा। भारत का विचार क्या है, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट है विश्व कल्याण के लिए, पूरी दुनिया को सुख देने के लिए ऐसे नागरिक तैयार करने हैं, ऐसे सिटीजन तैयार करने हैं। और 2047 का जो विकसित भारत है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डेवलपमेंट एजेंडा 2014 है, तब तो आप संसद में थे, उस 14 को पूरा करने का ये शिक्षा संकल्प है। ये दो चीज़ें इकट्ठी जुड़ रही हैं। 2047 जो भारत का प्रधानमंत्री बोल रहे हैं वो शिक्षा का माध्यम है। वो सारा शिक्षा का स्ट्रक्चर उस सरकार के एजेंडे को ध्यान में रखकर बना है। तो ये दो बातों को अपने को इन्वायरमेंट हो गया, नॉलेज ऑफ इंडिया हो गया, आईसीटी, ये जो एडवांस टेक्नोलॉजी है ये क्लास 3 से और हर विषय के साथ जुड़नी चाहिए टेक्नोलॉजी। फिर है वैल्यूज़। जब हमको उदाहरण देते हैं, जब हमको एग्जाम्पल देते हैं, जब हमको वाक्य लिखाते हैं तो उसमें वैल्यूज़ नज़र आनी चाहिए। और लास्ट है उसमें गाइडेंस एंड काउंसलिंग। हर बालक को इंस्टीट्यूशन में, हर टीचर को अपने मन की बात करने के लिए कॉर्नर होना चाहिए, एक कोना होना चाहिए। अपने घर के अंदर भी बुरी हालत है वो किसी एक से कह सके। काउंसलिंग केवल करियर की नहीं है, जीवन की काउंसलिंग भी है। आज व्यक्ति के जीवन में घुटन ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है, दबाव, वो सीख नहीं सकता। डर के मारे व्यक्ति सीखता नहीं, प्रेशर में कभी व्यक्ति सीखता नहीं। सीखने के लिए एक ओपन हार्ट इन्वायरमेंट की ज़रूरत रहती है। तो घर में भी अगर पतिदेव से भी तलाक तक की बात पहुंच गई, लड़ाई होगी, तो स्कूल में एक ऐसा कॉर्नर हो कि उस सारी कहानी को शेयर कर सके और मुझे क्या करना है उसकी काउंसलिंग कर सकें। मुझे लगता है इस ढंग से वो 5 क्रॉस कटिंग थीम हैं जिनको हर विषय के साथ जोड़ना है। इस ढंग से हम अपना विचार रखें। ऐसा मैंने मोटी मोटी कुछ एक बातें रखी हैं, तो आपको इनमें से कुछ और कुछ पूछना तो पूछिए। हाँ, एक और रह गया लास्ट में, असेसमेंट। अब इवैल्यूएशन शब्द खत्म हो गया। पहले हम एग्ज़ाम लेते थे, टेस्ट लेते थे और उसका रिजल्ट बनाते थे, ऐसा ही था ना इवैल्यूएशन करके। अब उसने कहा टीचर कोई भगवान नहीं है कि वो बच्चे की इवैल्यूएशन कर लेगा, तो उसने कहा असेसमेंट शब्द दिया इंग्लिश का, हिंदी में उसको बोलेंगे आकलन। असेसमेंट करेगा। अब असेसमेंट टीचर अकेला नहीं करेगा। अब आपका जो इस सत्र से शुरू हो जाएगा तो आपको पेरेंट्स कोई वर्कशॉप लगाना पड़ेगी या उनको टूल्स भेजना पड़ेंगे। अब असेसमेंट टूल्स हैं, अब उसमें कौन कौन होगा? नंबर 1 टीचर, पहला है, दूसरा है पीयर ग्रुप, उसकी क्लास के लोग, तीसरा है सेल्फ, बच्चा अपने आप देगा, चौथा है पेरेंट्स। अब जब आपका जो 360 डिग्री होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड बनेगा, इन चारों लोगों की असेसमेंट आएंगी। अब कुछ बातें माना पेरेंट्स ने भेज दी कि हाँ जी हमारा बच्चा ऐसा, तो आप मान लेंगे क्या? तो क्या चाहिए आपको? नहीं, पेरेंट्स से क्या चाहिए आपको? ओरिजिनल बातें बताएं, सच्चाई बताएं। रिकॉर्ड चाहिए ना, या वीडियो बना कर दें, ये प्रूफ चाहिए ना उसका। अब प्रूफ पेरेंट्स देगा, वो तो कहता है हमने तो दाखिल करा दिया आपके पास, अब आपका काम, हमारा काम तो ख़त्म है, फीस दे रहे हैं, दे रहे हैं, अब क्या करोगे? तो इस फैकल्टी मेंबर को पेरेंट्स का दिल जीतना होगा, उनको अपना बनाना होगा, उनके घर में भी जाना होगा। उसमें लिखा हुआ है होम कॉन्टैक्ट। घर में जाकर ये नहीं करना, आपका बच्चा ये नहीं करता, घर में संबंधों का निर्माण करना होगा। एक फैमिली बनानी होगी, स्कूल और होम एक फैमिली बनानी होगी। अब ये काम हमारे हैं जी। वो इतने ऐसे काम क्यों दिए? ऐसे काम इसलिए दिए कि लास्ट पैरे में जो लिखा है, इस देश का सबसे सम्मानित और आदरणीय व्यक्ति होगा तो वो अध्यापक होगा, ऐसे उसके लक्ष्य। तो उसके भरोसे ये सारा डॉक्यूमेंट है।
अब हम नौकरी करने आए हैं, पैशन को पूरा करने आए हैं, अपने जीवन का मिशन बनाकर आए हैं। ये तो हम सबको पता है हम क्या क्या है, और चर्चा ना भी करें तो भी पता है, इनको भी पता है जो इधर बैठे हैं सभी। अब इस ट्रेंड को बदलना है, बस इतना ही है। इसको एक मिशन बनाना है, इस इंस्टीट्यूशन को एक लाइट हाउस बनाना है। फिर ये हमारे से सारे लोगों के पास नहीं अप्रोच होगी कि इम्प्लीमेंट करो। हम चाहते हैं कि कुछ ऐसे सेंटर विकसित हो, उनको देखकर बाकी लोग बने। इतने बड़े देश के अंदर हर व्यक्ति के पास पहुंच बड़ी कठिन है, लेकिन कुछ सेंटर तो ऐसे हो सकते हैं जिनको देखकर लोग अपने में भी लागू करें, तो देश का भला होगा। हमें स्वार्थ अपना इंस्टीट्यूशन चलाना नहीं है अकेला, हमें राष्ट्र को चलाना है। इसीलिए मुझे लगता है अविनाश जी की तड़फ रहती है, चिंता रहती है, पता नहीं सोते हैं कि नहीं सोते हैं। और इन विषयों को लेकर भी, नहीं तो कहना था मेरा शिक्षा से क्या संबंध है जी, जो पढ़ाने जाते हैं सर शिक्षा। तो ये जो देश की एक बहुत बड़ी तड़प है जिन लोगों के अंदर, ये वो कर, तो ऐसी तड़प विद्यार्थियों में भी पैदा हो, पेरेंट्स में भी पैदा हो, और हमारे द्वारा, क्योंकि स्पार्किंग लाइट तो हम ही है ना जी। जी जी सर मेरा क्वेश्चन था कि जैसे अभी आपने थोड़ी देर में बोला कि लिखने पे कम जोर देंगे तो हम उनका मानसिक विकास ज़्यादा कर पाएंगे, तो पेरेंट्स ज़्यादातर यही कंप्लेंट करते हैं कि आज आपने कम होमवर्क दिया, आप लिखवाते कम हैं, काफ़ी नहीं पड़ी। तो उस चीज़ को हम कैसे कवर अप करेंगे सर उस टाइम पे? कल मैंने 200 लोगों की, 300 लोगों की लगभग 5 मीटिंग की हैं कल, और उनको पीपीटी बनाकर, जो एनसीएफ है पेरेंट्स की, 1.5 घंटे का एक सेशन, उसके पॉइंट लिखे और उसे संकल्प कराया, बोलो ये चाहिए कि नहीं चाहिए। हम एजुकेशन के अंदर देश में पहली पंक्ति वाले बनना चाहते हैं कि जब सारी दुनिया कर लेगी फिर करने लगना है। यही तरीका है पेरेंट्स को कन्विंस करने के, पेरेंट्स की वर्कशॉप लगानी। जब बोल रहे थे तो एक बात कही थी, जो आपका क्वेश्चन था ना, हाँ जी, एक बात इन्होंने कही थी कि पेरेंट्स को भी गाइडेंस, काउंसलिंग, यही तरीका है। और पेरेंट्स की सच बात है, पेरेंट्स को इस दुनिया में सबसे कोई प्यारा है तो उनको अपना बच्चा प्यारा है। बच्चा, पत्नी को अपना पति भी प्यारा नहीं है जितना प्यारा उसको अपना बच्चा है। दादा को अपना बेटा भी प्यारा नहीं है जितना अपना पोता पोती प्यारी है। जब आप उस मर्म पर हाथ रखोगे तो वो तैयार होंगे, उस प्यार पर आएंगे, तब उपदेशों से नहीं होगा। हम भाषण जो मर्जी झाड़ लें उनको, तो उसके लिए मैंने एक शब्द बोला, पेरेंट होम कॉन्टैक्ट। हमें घर में परिवार के साथ बैठना, गपशप करनी, बातचीत करनी, उनको बच्चे के बारे में कुछ नहीं कहना, उपदेश नहीं देने। जब किसी से संबंध बन जाते हैं, अभी देखो ना, अब अविनाश जी के और मनोज जी के संबंध हैं, तो भटूरा यहाँ खाना ये क्या है, ये क्या है, ये वो अंदर की जो है, जब ये मिल जाता है तो सारी समस्याओं का हल हो जाता है। जब यहाँ तक नहीं पहुँचता व्यक्ति। और हिंदू जीवन पद्धति में, भारत के समाज में हमने एक ही किया है कि इस ईश्वर की ही सारी संतान है, हम एक ही हैं। परमात्मा का छोटा रूप आत्मा सभी में है, इसलिए ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई गरीब है, ना कोई अमीर है, ना कोई काला है, ना कोई गोरा है, ना कोई जाति है, ना कुछ नहीं, हमारे यहाँ है ही नहीं। हम तो सांपों को भी दूध पिलाने वाले लोग हैं। लेकिन समस्या आज ये है कि ऐसा हमारा विकास हुआ है सोचने का कि नहीं, हमारे व्यवहार में है कि नहीं। तो इसमें दोषी कौन है सबसे ज़्यादा? मैं भी साथ हूँ, मेरे उन्हें 36 साल ऐसे गाड़े। टीचर का है ये रोल, ये दुनिया में कोई नहीं कर सकता और केवल टीचर ही कर सकता। लेकिन ईश्वर की कृपा बने कि टीचर पैशन से आए, टीचर मिशन से आए, टीचर रोजगार के लिए ना आ जाए। रोजगार तो उसकी साइड है, साइड प्लान है, जब करेगा तो कुछ तो देगा ही है। और परमात्मा ने ना सभी के लिए, सभी के लिए कुछ ना, जिसने चोंच दी है तो चोंगा भी दिया है। ये बड़ी डरने की ज़रूरत नहीं है। इस ढंग से जब वो आएगा लालच और स्वार्थ में, मेरे इसमें पैसे इतने बढ़ जाए, मेरे इसमें, मुझे लगता,
और कुछ लोग ना प्राइवेट स्कूलों को गालियाँ निकाल। मैंने आज तक ज़िंदगी में किसी व्यक्ति के इंस्टीट्यूशन में, मुझे हर जगह से सीखने के लिए नई चीज़ मिल जाती है, तो वो तो वंदनीय है, उनकी निंदा काहे को करनी है जहाँ से कोई नई चीज़ प्राप्त हो रही है। और अब यही एनईपी कहती है कि बच्चा लर्नर बनाना है, जहाँ से जाए वहीं उसको लर्न करने को मिले। तो टीचर जब इस दृष्टि से आएगा, धीरे धीरे बन रहे हैं टीचर, ऐसी बात नहीं है। बहुत ये जो 21st सेंचुरी स्किल्स की बात करते हैं, मुझे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसका मेंटर बना रखा है। ये सारा केंद्रीय विद्यालयों का काम, नवोदयों का काम ये दे रखा है इसके अंदर कि वो मॉडल बनेंगे तो बाकी लोग अपने आप अडॉप्ट कर लेंगे। हम कुछ मॉडल तैयार करें, तो पायलट प्रोजेक्ट के लिए केंद्रीय विद्यालय चुने हैं। तो ये सारा ऐसा चलेगा, आपका उसका उत्तर मिल जाएगा आपको जब आप करेंगे उस पर काम। मतलब 2-3 चीज़ें ऐड करूँगा जिसका इम्पैक्ट मैंने देखा है। एक काम है प्रिंसिपल मनोज के, वो क्या है कि जब भी किसी स्टाफ का बर्थडे हो तो एडवांस में ही उसके आने से पहले उसको एक बर्थडे विश का कार्ड देना चाहिए। जो कहा ना कि आत्मा से आत्मा मिलती है, तो कुछ नहीं से होता, लेकिन लगता है कि संस्था मेरी को कर रही है। दूसरा, जब बच्चे का बर्थडे है, मान लो 15 की क्लास कहा इन्होंने कि 15 क्लास है, तो एक आधा बर्थडे होगा, आने से पहले बोर्ड पे उसका बर्थडे का विश लिखी होनी चाहिए। अब इसका इम्पैक्ट बताऊं मैं ह्यूमन राइट कमीशन में था एज ए मेंबर, तो 300 के करीब वहाँ हमारे मुलाजिम काम करते थे अलग अलग डिपार्टमेंट में। तो मैंने सबकी लिस्ट मांगी कि बर्थडे कब कब है। तो सबसे पहले जो बर्थडे है वो ड्राइवर का आया जी, जो गाड़ी का ड्राइवर था। तो मेरी तरफ से चिट्ठी चली गई उसको, तो थैंक्स करने आया और कहने आया कि पहली बार तो मुझे किसी ने विश किया है कि मेरा जन्म। दूसरी बात, मैं साक्षात मेंबर का दर्शन कर रहा हूँ, नहीं तो इस ऑफिस में हमें आने की इजाज़त नहीं थी। सेकंड बर्थडे आया एक क्लर्क का, लड़की थी एक, तो मेरे पास वो एक पेस्ट्री और समोसा लेके आ गई। तो मैंने कहा बेटे कि ये क्या है जी, आपने मुझे बर्थडे विश किया है, हम 15 का स्टाफ है, हम आपस में मिला लेते थे, हमें कोई विश नहीं करता था। तो फिर मैंने फील किया कि एक शब्द से बहुत नज़दीकी बढ़ती है। फिर मैं चला गया जब रेड क्रॉस में इनकी प्रेरणा से देशराज जी की, वहाँ भी मैंने ये काम शुरू किया। और जब पार्टी का अध्यक्ष था तब भी मैं करता था कि अपने जिला अध्यक्षों को कम से कम अपने, उससे ये रहता कि हमें तो याद ही नहीं थी हमारा बर्थडे है, आपने याद करवा दिया। एक तो ये मनोज जी थोड़ा सा टीचर वाला शुरू हो चुका, बच्चों का शुरू हो जाएगा। दूसरा काम जो है, एनिवर्सरी भी जो आपकी चिंता है कि पेरेंट्स को इन्वॉल्व कैसे करें। देखिए, जिस इलाके में हम हैं ना जी, इसलिए पेरेंट्स लड़ने आ जाएंगे कि मेरे बच्चे के नंबर कम क्यों आए हैं। वो इसलिए नहीं आएंगे आपके पास कि आपने उनको बहुत अच्छे एजुकेशन दी है, स्कूल में आने के बाद उसने खाना अच्छी तरह खाना शुरू कर दिया, सबको नमस्ते पैरी पहना खाना, वो नहीं कहेंगे आपको नंबर क्यों कम आए। मैं जोक है, कितना कंसर्न है पेरेंट्स, मैं उसके बारे में समझाता हूँ। जो क्या ना, कहानी सुनाओ या जोक सुनाओ तो याद रहता है। एक बार एक गली में ना 2 महिलाएं लड़ रही थी। इशू क्या था, एक बार बार दूसरी कह रही थी अपने बच्चे को अच्छी तरह पढ़ाया कर, उसकी ट्यूशन रख के दे, मतलब ऐसे ऐसे उन्होंने ताने दे रही थी। तो एक बुजुर्ग वहाँ से निकला, कहते बच्चा उसका वो पढ़े ना पढ़े आपको तकलीफ क्या है। नहीं बाबा, आपको नहीं मालूम, ये मेरा बच्चा ना इसकी नकल मार के पेपर देता है तो ये फेल हो जाता है, मतलब अपना बच्चा ना पढ़े वो पढ़े, मतलब इतने पेरेंट्स कंसर्न है। इसलिए ये जो एक तीसरा कार्यक्रम तीसरा प्रोग्राम जो है मनोज जी, कि पेरेंट्स को भी लगे कि नहीं हमें भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। चाय वाला आप ना एक
बेस्ट पेरेंट्स ऑफ द स्कूल ऐसा अवार्ड शुरू कर दो, उसकी एवेल्यूशन बच्चे करेंगे। उनसे क्वेश्चन पूछना, आपको घर जाके पढ़ाते हैं, आपका बस्ता देखते हैं या नहीं देखते, ऐसी कुछ बातें आप उससे कर सकते हैं। एक आप सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करो। अब मैंने वो अपने ग्रैंडसन से सीखा, वो कार्टून देख रहा था तो क्या कहने लगा कि दादू आपका खबरों का टाइम ख़त्म, अब मेरा कार्टून टाइम शुरू। अब मैंने बैठना पड़ना था। उस कार्टून में मैंने देखा, देखो सीखना कैसे सीख सकते हैं, जो इन्होंने कहा उसमें एक स्कूल में टीचर ने बच्चे को हाइजेनिक सर्टिफिकेट दिया। साल में ऐसा ही जो आपकी क्लास में एक अच्छा बच्चा है, बाल ठीक बाके आता है, ड्रेस अच्छी होती है, बूट पॉलिश होते हैं, नेल कटे होते हैं, अच्छी तरह खाता है, उसका जो पैरामीटर बना लो। देखिए एक सर्टिफिकेट स्कूल का बहुत काम करता है, एप्रिसिएशन। तो हाइजीनिक सर्टिफिकेट आप दे सकते हैं, बेस्ट पेरेंट्स और उसका कर सकते हैं। एक मनोज कभी कभी जी, क्योंकि अभी तो स्कूल शुरू हुआ है ना जी, मैं कह दूं ये किया नहीं किया, आप कर सकते हैं महीने में एक बार। उसका बहुत इम्पैक्ट है जो मैंने प्रैक्टिकल किया है। महीने में एक बार मनोज आपके साथ बैठेंगे, प्रिंसिपल आपके साथ बैठेंगे और आपको ये कहा जाएगा कि आप आपने घर से ये सब्जी और 2 फुलके फालतू लेके आने। उस दिन टीचर और मनोज और प्रिंसिपल इकट्ठे खाना खाएंगे, एक ही चीज़ एक जगह हो जाएगी, सर्व होगा। क्यों जी? और इसका इम्पैक्ट मैंने इतना अच्छा देखा है जहाँ जहाँ मैंने ये किया। मैं खुद बैठ के खाता हूँ। हमारा कॉलेज है एक जिज्जो में, तो उन टीचर्स के साथ जब उनको कहते हैं, बच्चों को कहते हैं आज सहब भोज होगा, कोई भी सेलिब्रेशन है सहब भोज से होगी, अपने घर से लाओ, इकट्ठे खाएंगे। फिर भोजन मंत्र बोलते हैं, फिर परसों ਕੀਤਾ ਸੀ। हाँ अच्छा है, पर तो आइटम बाहरों ही लगती हैं। ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਖਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਐਮ देयर आर 14 ਆਈਟਮਸ ਇਨ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਐਂਡ ਆਲਮੋਸਟ 20 नहीं नहीं मैं कुछ होर दसदा, कुछ कंपटीशन हो जाएगा, तुसी सिर्फ एक आइटम दसो, उधर आसानी भी खा हर कोई एक बना के ना 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 सिर्फ एक आइटम। आज आलू गोभी सामने लेके आनी है बना के, अच्छा फिर उन मिक्स कर देनी है ना सारी दिक्कत। रोटियां मिक्स कर देनी ਉੱਥੋਂ है, distribute फिर किसी को नहीं पता किने की खादा किसी ने की खादा। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਦ ਸੀ ਸਰ। हाँ वो खा के देखियो ज़्यादा स्वाद लगना। फिर की होंगे ना बच्चा, फिर लोग की है थोड़ा जिहा होंदे आ, चेयरमैन ने कहा कुछ अच्छा बनाओ, घर का भी बेचारा लगा है, सब्जियां ले आन वो भी लगा है, ठीक है। फिर नाले कड्डू के 4 गाला बनाने लगे, क्या यार भग्गा पाता, मैं तो अज सिर्फ आलू गोभी खानी सी हैं, ये तो राजमा बनवाते मेरे को। मैं थोड़ा प्रैक्टिकल दसदा, हमने नहीं कहा, स्टाफ ने खुद ही किया, हमने बनाया भी कुछ नहीं, सिर्फ खाया। चलो देख लेना जैसा भी हो सके, मतलब बात सहब हो। एक आप बेस्ट पेरेंट्स अवार्ड ना जरूर दियो, फिर पेरेंट्स ਨੂੰ ਲੱਗੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। तो ग्रैंड पेरेंट्स आर मोर कंसर्न्ड। ਇੱਥੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸੀ ਨਾ ਇਲਾਚੀਅਨ, ਤੇ ਜੈਮ ਕੈਮਰੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਬੜਾ ਹੌਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕਿੰਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਹੁਣ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ, ਬੱਚਾ ਘਰ ਗਿਆ, ਲੰਚ ਕਰਾਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ 2 ਘੰਟੇ ਸੁਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਬੱਚਾ, ਚੱਲ ਟਿਊਸ਼ਨ, ਉੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾਈ, ਚੱਲ ਸੁਲਾਤਾ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸਕੂਲ, ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਜਾਓਗੇ। मान लो कोई ऐसा सब्जैक्ट बच्चा पढ़ के आया, ऐसी गल पढ़ के आया, कोई सेंटेंस ऐसा पढ़ के आया, कोई वर्ड ऐसा नवा सीख के आया, जो तुम पूछोगे तुम सीख गए। फिर मैं एग्जाम्पल दी अपने बेटे की, अपनी बेटी की। मेरी बेटी पायलट सी, जो फ्लाइंग ते जाना, वापस आना, पुछना उन्होंने किद्दां रहा, टर्बुलेंस कित्थे आया, जोयस्टिक की हुंदी है, फलाना की हुंदा, कई कुछ पता लग गया। मैं लॉ भुल चुका सी, बेटा लॉ करता सी, तो उन्होंने पुछना किहड़े सब्जैक्ट पढ़िया, फिर अपनी डिस्कशन शुरू हो गई, मैंने लॉ दौरा याद हो गया। मैं गल्लां दसियां उत्थे, जदों इलैक्शन बोलिया वो कहंदा जी देखो मैनूं पंजाबी नहीं आती सी, साउथ इंडियन सीगा, पर बच्चे करके मैं पंजाबी, मैं और मेरी वाइफ सीख गए।
ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਸ਼ੀ ਫਰਮ ਜੰਮੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਂਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰ। ਹਾਂ, ਇਹ ਨਾ ਬੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਹੋਰ ਗਏ ਵੀ ਤਿੰਨ ਦੋ ਦੀ ਫੀਸ ਹੋਰ ਦਿਓ ਨਾ ਸਕੂਲ ਨੂੰ। ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਦੇਸਰਾਜ ਜੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਤਾਬ 'ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਕਦੀ ਵੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਕੌਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਾਪੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬਸਤਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਹੈਂ। ਹਾਂ, ਮਨੋਜ ਜੀ ਦਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੈਸੇ ਹੀ। ਇਹ ਬੇਟੇ ਸਰ ਚਾਹ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਖੰਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਓ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਗਾ ਤੁਸੀਂ